हेलो एंड वेलकम टू द क्लास बंक। तो हम अपना नेक्स्ट लेक्चर दोबारा से कंटिन्यू करेंगे। जो हमारा कार्ल मार्क्स का लेक्चर हमने फर्स्ट पार्ट कवर कर लिया था, हम सेकंड पार्ट अब स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो बिना कोई देर करे हुए आगे बढ़ते हैं। सो कार्ल मार्क्स बेसिकली ही हैज़ गिवन अ कॉन्सेप्ट ऑफ हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म, मतलब ऐतिहासिक भौतिकवाद की इन्होंने बात करी थी। अब हमने इससे पहले देखा था कि हम डायलेक्टिक मटेरियलिज्म में कैसे हीगल से वो इन्फ्लुएंस होते हैं अपनी पीएचडी के ड्यूरेशन में, और उन्होंने कैसे अपने अपने कॉन्सेप्ट जो है उस टाइम पे लिए थे। जैसे उन्होंने आइडियलिस्ट का कॉन्सेप्ट लिया था डायलेक्टिक का, ठीक है, किससे? हीगल से। तो इसमें हम बात करेंगे हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म, जो उसके इन्फ्लुएंस होने के बाद जो उन्होंने चीज़ें करी। तो एक वर्क था अ कंट्रीब्यूशन टू द क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी इन 1859, मतलब ठीक है। तो इसमें इन्होंने बोला कि जो सोसाइटी में, ठीक है, जो सोसाइटी है वो इवॉल्व करती है थ्रू डिफरेंट स्टेजेस, जो कि हमने 4 स्टेजेस देखे थे, बट हमने फ्यूचर स्टेज नहीं देखे थे उसमें। तो इस वीडियो में हम वो भी कवर करेंगे। तो इसमें कार्ल मार्क्स बोलते हैं कि जो सोसाइटी है वो इवॉल्व कर रही है थ्रू सर्टेन स्टेजेस, और वो स्टेजेस कैसे इवॉल्व हो रही हैं? थ्रू द मोड ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, मोड ऑफ प्रोडक्शन की वजह से। और जिसमें आप मटेरियलिस्टिक कंडीशंस हैं, ठीक है, मटेरियलिक कंडीशंस हैं, इकोनॉमिक कंडीशंस है, वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो कि सोसाइटी में इवॉल्व करा रहा है या चेंज करा रहा है। तो यहाँ पे यही बोला जाए, समाज का विकास विभिन्न उत्पादन की अवस्था मोड ऑफ प्रोडक्शन के माध्यम से होता है, ठीक है। तो इसके माध्यम से क्या हो रहा है? फोर्स ऑफ मोड ऑफ प्रोडक्शन हो रहा है, और सोसाइटी में जो है वो क्या हो रहा है? चेंजेस आ रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि जो सोसाइटी में जो हिस्ट्री जो है, ठीक है, तो मैन ने ही जो है हिस्ट्री को प्रोसेस करा है। मतलब हिस्ट्री इज अ प्रोसेस ऑफ मैन सेल्फ क्रिएशन थ्रू रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन, मतलब इतिहास मनुष्य की स्वरचना की प्रक्रिया है। तो इतिहास क्या है? मनुष्य की जो स्वरचना करी है, जो उसने सेल्फ क्रिएशन करा है, वो हिस्ट्री का करा है। और वो कैसे करा है? वो करा है रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन से। फॉर एग्जाम्पल, कि जैसे मैंने आपको लास्ट लेक्चर में एक एग्जाम्पल दिया था कि जो स्लेव्स हैं, ठीक है, और जिसने एग्रीकल्चर की स्किल्स गेन कर ली है, तो वो जो दूसरे जो मैंने बताया था आपको एक्स और वाई जेड, तो जिसने स्किल जो कर ली है एक्वायर फॉर किसके लिए? एग्रीकल्चर की, तो उसने क्या करा? इन दोनों लोगों को अपने में हायर कर दिया एज अ स्लेव के लिए। तो इसमें क्या हुआ? ये जो बंदा है एक्स वाला, तो इसने स्किल एक्वायर करी और इनको स्लेव पर रख लिया। तो इसमें क्या हुआ? अब इनका रिलेशन रहा आपस में। तो इसमें यही बताना है कि मैन ऐसे ये चीज़ें कंटिन्यू होती रही। फिर फ्यूडल एंड स्लेव का होने लगा, मतलब फ्यूडल का और स्लेव का, ठीक है, जो हमारे दास वगैरह थे। फिर उसके बाद आया पूंजीवाद आया, और अब वर्कर्स वाली कंडीशंस आई। तो ऐसे क्या हो रहा है? धीरे धीरे जैसे जैसे स्किल इंप्रूवमेंट होती जा रही है, जैसे जैसे रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, मतलब जो भी आपस के मतलब मोड ऑफ प्रोडक्शन के माध्यम में एक दूसरे का जो संबंध है वो कैसा चेंज होता जा रहा है, ठीक है। तो उस माध्यम पे क्या हो रहा है कि हमारा फोर्स ऑफ प्रोडक्शन की वजह से या रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन की वजह से क्या हो रहा है? सोसाइटी में चेंजेस होते जा रहे हैं, ठीक है। तो अब आगे कार्ल मार्क्स कहते हैं कि जो हिस्टोरिकल फेज है और जो मटेरिकल है, किसमें? हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म में। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है? सोसाइटी जो इवॉल्व कर रही है हिस्टोरिकली, तो सोसाइटी इवॉल्व कर रही है। रीजन भी क्योंकि हमने जो ट्रांजिशन देखे थे स्टेजेस के अलग अलग, ठीक है। और जो मटेरियल कंडीशन है वो एक बहुत बड़ा फोर्स बना किसमें? सोसाइटी में जो है चेंज करने के लिए। तो इतना आपको समझ में आया? एक बार और मैं इसको क्लियर कर देता हूँ कि जो कार्ल मार्क्स में कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एक किताब थी इनकी, एक वर्क था, जिन्होंने इसमें बताया कि सोसाइटी जो इवॉल्व कर रही है वो किस वजह से कर रही है? वो कर रही है आपका मोड ऑफ प्रोडक्शन की वजह से, उत्पादन की अवस्थाओं की वजह से, ठीक है। अब उसके माध्यम से ये इवॉल्व कर रही है। अब उसमें जो फोर्स लग रहा है, ठीक है, वो एक ऐसा फोर्स है जो रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन का है, मतलब मनुष्य का जो प्रोड्यूस कर रहा है उससे रिलेशन, और मनुष्य का आपस में वर्कर का जो रिलेशन है किसी भी उसमें। तो इसकी वजह से सोसाइटी जो है इवॉल्व कर रही है। इसको हम आगे और भी अच्छे तरीके से इन डेप्थ तो मैं देखेंगे। फिर बोलते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि फोकस ऑन रिलेशनशिप बिटवीन मैन एंड मैन एंड नेचर, मतलब मनुष्य और प्रकृति के बीच का जो संबंध है, ऐसे सोसाइटी जो है हिस्ट्री से लेकर अभी तक प्रेजेंट तक सोसाइटी जो है प्रोग्रेस करती जा रही है। तो इतना समझ में आया? तो आप इसकी हेडिंग से ही समझ सकते हो, हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म, ऐतिहासिक भौतिकवाद, मतलब इतिहास से अभी तक का भौतिकवाद की, मतलब मटेरियलिज्म कंडीशन की वजह से सोसाइटी जो है वो प्रोग्रेस कर रही है। आगे बढ़ते हैं। अब ये हमने देखा था हमारे प्रीवियस लेक्चर में डायलेक्टिक मटेरियलिज्म। तो हीगल से ये इंस्पायर्ड थे, ठीक है। उन्हें डायलेक्टिकल का जो द्वंद्वात्मक का जो अर्थ था हमने उसमें देखा था कि कौन, मतलब जो एनालिटिकल बेस्ड, मतलब तर्क संगत एक दूसरे के बीच, मतलब गहर चिंतन से कोई चीज़ सोची गई हो दो पक्ष में, एक पॉजिटिव हो तो उसका नेगेटिव भी हो, या जो सही सोचा तो उसका क्रिटिसिज्म भी हो। तो वैसे ही उसी आधार पे कार्ल मार्क्स जो है हीगल से इन्फ्लुएंस हुए थे, तो उन्होंने उसका क्या लिया था? डायलेक्टिकल, बट हीगल ने उसका यूज़ करा था आइडियाज़ में। उन्होंने बोला
कि डायलेक्टिकल आइडियाज़ होते हैं, कुछ आइडियाज़ होते हैं जो ह्यूमन सोचते हैं, उसके बाद वो सोसाइटी में इंप्लीमेंट होते हैं, सोसाइटी में उसका चेंजेस हो जाते हैं। बट कार्ल मार्क्स इससे इन्फ्लुएंस नहीं थे। कार्ल मार्क्स ने कहा कि मटेरियलिस्टिक कंडीशंस होती हैं, भौतिक कंडीशंस होती हैं, जिसकी वजह से समाज में क्या होता है, चेंजेस आते हैं। ठीक है, मटेरियलिस्टिक कंडीशंस हैं, उसकी वजह से सोसाइटीज़ में जो है चेंज आते हैं। अब वो चेंजेस कैसे आ रहे हैं, मैंने आपको एग्जांपल दिया था, जैसे अभी दिया था, एग्रीकल्चर में कोई अपनी स्किल एक्वायर कर लेता है और उसके अंदर जो स्किल एक्वायर नहीं कर पाते तो वो वहाँ पे टेनेंट एज अ टेनेंट लग जाते हैं। या फिर जिसके पास ज़मीन होती है तो उसके बाद, जिसके पास ज़मीन नहीं होती तो उसके पास क्या होता है, उसके बाद ये एज अ किसकी कैसे लग जाते हैं, दास की तरह, एक लेबर की तरह काम करते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, मटेरियल कंडीशन जिसकी इंप्रूव हुई, उसने क्या करा, दूसरे को हायर करा एज अ लेबर की वजह से। ये हम पूंजीवाद में भी देखेंगे, कैपिटलिज्म में भी देखेंगे आगे बढ़ते हुए। तो आपको डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब जो मैंने आपको बताया कि कार्ल मार्क्स ने अपने हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म में, ठीक है, ऐतिहासिक भौतिकवाद में ये बताया कि मोड ऑफ प्रोडक्शन जो है, ठीक है, जो उत्पादन है, ठीक है, वो किसकी वजह से चेंज हो रहा है, वो मोड ऑफ प्रोडक्शन क्या है, उसमें जो रिलेशंस है, फोर्स ऑफ रिलेशंस है, रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन, मतलब उसके बीच में रिलेशन किसका, मानव, मैन का, और मैन विथ नेचर के साथ, एंड ठीक है, तो इसकी वजह से सोसाइटी में चेंज आ रहा है। तो अब सोसाइटी में जो क्या हो रहा है, सोसाइटी में सर्टेन चेंजेस आ रहे हैं। अब वो चेंजेस जो हैं वो तो आ गए, तो उसकी वजह से क्या हुआ, सोसाइटी जो है चेंज हो गई। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये राइज होता है कि भाई ये फोर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है, फोर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है, एफओपी या एफओपी क्या है। तो एफओपी के दो एस्पेक्ट हैं, मतलब उत्पादन की शक्तियों के, क्योंकि देखो मोड ऑफ प्रोडक्शन तो हो रहा है, इसमें कोई फोर्स तो लगेगा जिसकी वजह से चेंज हो रहा है। अब फोर्स क्या है, फोर्स यही है, फोर्स है एक तो मानव हो गया, मैन हो गया, और दूसरा हो गई कोई चीज, कोई थिंग, कोई वस्तु, जिसकी वजह से समाज में क्या हो रहा है, सर्टेन चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, उस फोर्स की वजह से चेंजेस आ रहे हैं। तो हम फोर्स देखते हैं, फोर्स क्या है, देखो मानव क्या है, मानव वो हो गए सोसाइटी में हैव्स और हैव्स नॉट, मतलब जिनके पास जो संपन्न है, ठीक है, और जिनके पास जो वंचित वर्ग है। तो कार्ल मार्क्स ने बोला कि हैव्स एंड हैव नॉट्स। ठीक है, अब ये जो हैव नॉट्स हैं, ठीक है, इनके पास तो ये संपन्न है, और हैव नॉट जो संपन्न नहीं है, तो ये कैसा रिलेशन, ये मैन हो गया। अब उन्होंने दूसरा एस्पेक्ट दिया थिंग का, किसका, वस्तुओं का। तो वस्तुओं में क्या हो गया, थिंग्स में आप देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि आपका लैंड हो गया, टूल्स हो गए, ठीक है, स्किल्स आपकी जो हो गई, तकनीकें हो गई, जो आपका कौशल है वो हो गया, मशीन्स हो गई। तो ये क्या है, ये थिंग है। अब इनका ये दोनों फोर्सेस हैं। किसी आदमी ने, किसी मनुष्य ने किसी भी थिंग पे क्या करा, कोई कंट्रोल कर लिया, ठीक है, तो क्या होगा, वो फोर्स ऑफ प्रोडक्शन बनेगा और सोसाइटी में चेंजेस लेके आएगा। वो कैसे, अब देखो, मेजर सोशल चेंजेस अकर व्हेन न्यू फोर्स ऑफ प्रोडक्शन इमर्ज। अब जैसे जैसे नए नए फोर्स ऑफ प्रोडक्शन इवॉल्व होते रहेंगे, वैसे वैसे क्या होगा, सोशल चेंज होता रहेगा। उदाहरण के तौर पे देखो कि जब हमारी प्राचीन सभ्यता थी, तो ठीक है, एंशियंट टाइम था, उस टाइम पे क्या था, लोगों के पास आयरन आया, आयरन से उन्होंने क्या करा, खेती करना चालू कर दी। सिलेक्टेड लोग के पास जिन पर नहीं उसका हथियार नहीं बना पाया, या जिसने नहीं करा, तो उनके पे क्या रहने लगे, स्लेव एज अ टेनेंट रहने लगे, और उनमें क्या खेती वगैरह करने लगे। ठीक है, फिर ऐसी सोसाइटी इवॉल्व हुई। अब करंट कंटेक्स्ट में देखें, आज के कंटेक्स्ट में तो कैपिटलिज्म है, कार्ल मार्क्स ने बोला। तो आज के कंटेक्स्ट में अगर हम देखें तो कैसे हो रहा है चेंज, कि भाई किसी ने मान लो फॉर एग्जाम्पल एआई बना लिया, मतलब ओपन एआई ने एआई जनरेट कर लिया, ठीक है, अब उसके पास तो स्किल आ गई, ठीक है, चैट जीपीटी बना लिया इलॉन मस्क ने, ओपन एआई वाले ने, सैम ने क्या बना लिया अपना, सॉरी चैट जीपीटी बना लिया, और इलॉन मस्क ने ग्रोक बना लिया। तो इससे क्या हुआ, उनके पास इमेंस वेल्थ और बढ़ गई, मतलब उनके पास स्किल हो गई, और उन्होंने और लोगों को हायर कर लिया। तो क्या हुआ, सर्टेन स्किल की वजह से नई स्किल आई और उनका एम्पावरमेंट हुआ, उसकी वजह से उन्होंने और लेबर हायर करना चालू करी। तो उससे क्या हुआ, सोसाइटी में चेंज आया। पहले कंटेंट, अगर आप देखो जो कंटेंट लिखते हैं आज के टाइम, बुक्स वगैरह, तो वो कितना ईजी हो गया कि तुरंत चैट जीपीटी पूरा दे देता है। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या, सोसाइटी में सर्टेन चेंजेस आए। पहले फेसबुक नहीं था, लोग कॉन्टैक्ट कनेक्ट नहीं कर पाते, तो उसके बाद आज देखो इंस्टाग्राम है, अलग अलग डिफरेंट सोशल मीडियाज़ हैं। सिमिलर वे में अगर फील्ड पे जाएं तो पहले मेट्रोज नहीं मिलती थी आपको, वंदे भारत नहीं मिलती थी, आप जनरल नॉर्मल ट्रेन या बैलगाड़ी से जाते। तो जैसे जैसे लोग उसको डेवलप करने में स्किल हायर करने लगते, तो सोसाइटी में भी वो चेंज आने लगते हैं। अब वंदे भारत थोड़ी ना सबको बनानी आती है, या आप देखो एरोप्लेन थोड़ी ना सबको बनाने आते हैं, बट जिनको बनाने आते हैं, जिनने स्किल एक्वायर करी, जिनके पास कैपिटलिज्म था, मतलब सॉरी इकोनॉमी थी, पैसा था, तो उन्होंने क्या करा, लेबर्स को हायर करा, वो कराया उनकी स्किल का यूटिलाइजेशन करके, और क्या हुआ, फिर सोसाइटी चेंज होने लगी। फिर ऐसे ही आगे बढ़ते, ईच सोसाइटी हैज सेंट्रल एलिमेंट्स लैंड इन फ्यूडलिज्म, कैपिटल
इन कैपिटलिज्म। तो फ्यूडलिज्म में लैंड होते थे लोगों के पास, फ्यूडल लॉर्ड्स के पास, और कैपिटलिज्म में क्या हो गया भाई, पैसा हो गया, कैपिटल हो गया, वो लगाते हैं। जैसे मैंने AI का एग्जांपल दिया आपको, एरोप्लेन्स वाला एग्जांपल, जिसमें पैसा था, उन्होंने स्किल्स परचेज करी और क्या करा, आगे आगे सोसाइटी में चेंजेस आने लगे। कंटिन्यूस डेवलपमेंट ऑफ फोर्स ऑफ प्रोडक्शन ड्राइव हिस्टोरिकल एवोल्यूशन, और ऐसे ही हिस्टोरिकल का एवोल्यूशन होता रहता है, मतलब उत्पादन शक्तियों का विकास इतिहास को आगे बढ़ाता है। जैसे जैसे अब देखो, अब हमारे जो प्रिमिटिव सोसाइटी थी, वहाँ पे क्या था, प्रिमिटिव सोसाइटी में तो भाई किसी के पास एक हथियार नहीं था ऐसा कि जानवर को ढंग से मार के खा ले, वो बड़े बड़े पत्थर से पहले कूदते थे। उसके बाद जब डेवलप हुआ तो उन्होंने पॉइंटेड जो है हथियार बनाना चालू करे। अगर न्यूलिथिक पेलियोलिथिक में अपने टाइम की ड्यूरेशन पे देखो, उसके बाद जो सोसाइटी हुआ लगी तो आयरन का आविष्कार हुआ, ब्रॉन्ज का, वो तो नए नए उन्होंने यूटेंसिल्स बनाना चालू करे, नए नए जो है आकार आकृतियां बनाने चालू करे। फिर जैसे ही आपको आयरन मिलता है, आप खेत काटने लगते हो। तो सोसाइटी जैसे जैसे आपका किसी भी थिंग का एवोल्यूशन होता है, किसी भी थिंग का आविष्कार होता है, ठीक है, तो उससे क्या होता है, सोसाइटी में चेंजेस आने लगते हैं। तो फोर्स ऑफ प्रोडक्शन आप समझ गए होगे। अब आगे बढ़ते हैं। अब होता है रिलेशनशिप ऑफ प्रोडक्शन। अब रिलेशनशिप से आप समझ रहे होगे कि संबंध, उत्पादन के संबंध। तो संबंध किसका, अब संबंध दो ही लोगों का हो सकता है, मैन मैन का होगा, ठीक है, और मैन विथ थिंग्स के साथ होगा, है ना। कैसे मैन मैन का, कैसे, अब मैन मैन का ऐसे कि द रिफर टू द, ऐसे कि आप ऐसे मानो कि जो वर्कर वर्कर होगा उसका उसके साथ संबंध होगा, ठीक है, या वर्कर और ओनर का संबंध होगा, ठीक है। तो आप अब इसको देखो कि उत्पादन में संलग्न व्यक्तियों के सामाजिक संबंध, जैसे मौलिक मजदूर, ठीक है, रेफर टू द सोशल रिलेशनशिप बिटवीन पीपल इन्वॉल्व इन प्रोडक्शन, वर्कर्स, ओनर, जैसे कि मैंने आपको बताया वर्कर ओनर। ये डिफाइन करता है क्लास स्ट्रक्चर ऑफ द सोसाइटी। कॉन्फ्लिक्ट अराइजेस व्हेन रिलेशनशिप ऑफ प्रोडक्शन बिकम्स आउटडेटेड इन रिलेशनशिप ऑफ फोर्स ऑफ प्रोडक्शन। दिस कॉन्फ्लिक्ट लीड टू सोशल इवोल्यूशन एंड नीड ऑफ मोड ऑफ प्रोडक्शन। तो देखो अब इसमें क्या बोल रहे हैं कि रिलेशनशिप प्रोडक्शन में कि भाई उत्पादन, सोशल रिलेशनशिप क्या है, एक ओनर का वर्कर के साथ, क्योंकि वो उसने उसको हायर करा, फिर वर्कर का वर्कर के साथ, उनका आपस में रिलेशन होगा। अब जो ओनर और वर्कर का रिलेशनशिप देखो, वो क्या सेग्रीगेट कर देता है, वो क्लास सेग्रीगेट कर देता है। अब जो ओनर है उसकी पावर है, उसके वो हु इज द ओनर ऑफ द प्रोडक्ट जो बना रहा है, हालांकि लेबर उसको बना रही है, बट वो उस प्रोडक्ट की ओनर नहीं है। ओनर कौन है, जिसने उसमें कैपिटल लगाया पूंजीवाद में, तो वो ओनर है। तो यही सेग्रीगेट कर देता है किस चीज़ को, कि जो ओनर है किसी कंपनी का या फैक्ट्री का, तो वो कौन होगा, वो उसकी क्लास अलग होगी, और जो वर्कर होगा उसकी क्लास अलग होगी। तो बस यही चीज़ है, क्लास का सेग्रीगेशन हो गया, ठीक है। अब ये देखना, यही रिलेशनशिप प्रोडक्शन में जैसे ही इश्यूज आने लगेंगे, कॉन्फ्लिक्ट आने लगेंगे, तो क्या होगा, जो हमारा आउटडेटेड, जैसे जब ये संबंध उत्पन्न शक्तियों में मेल नहीं खाते तो संघर्ष और क्रांति उत्पन्न होती है। तो उससे क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट्स आएंगे। अगर इन दोनों रिलेशन में, वर्कर और इसके में क्या होगा, तो क्या होगा, संघर्ष और क्रांति आएगी, और उससे इश्यूज उत्पन्न होने लगे ये वाले। तो द कॉन्फ्लिक्ट लीड टू सोशल रेवोल्यूशन एंड न्यू मोड ऑफ प्रोडक्शन। तो अब इस जो कॉन्फ्लिक्ट होगा, इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि जो नया समाज पुराने की जगह ले लेता है। तो द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ सोशल रेवोल्यूशन एंड नीड ऑफ न्यू मोड ऑफ प्रोडक्शन। तो नए मोड ऑफ प्रोडक्शन की जो है क्या होती है, समाज में जगह आनी पड़ती है, लेके आना पड़ता है कि नया मोड ऑफ प्रोडक्शन आएगा। तो आपको दो चीज़ें समझ में आ गई होंगी। मोड ऑफ प्रोडक्शन में आपको क्या होता है, तो मोड ऑफ प्रोडक्शन को आप ऐसे समझो, ये एक तरीका है सोसाइटी को ऑर्गेनाइज करने का, ठीक है, प्रोडक्ट जिसमें आप गुड्स और प्रोडक्ट्स को, ठीक है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्या करते हो, ऑर्गेनाइज करते हो। बट इसमें दो इसके फैक्टर्स हैं, एक तो कौन सा, रिलेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड फोर्स ऑफ प्रोडक्शन। अगर फोर्स ऑफ प्रोडक्शन मैंने आपको बताया, और रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन बताया, अगर इन दोनों में इश्यूज आएंगे तो क्या होगा, सोसाइटी में कहीं ना कहीं सर्टेन रेवोल्यूशन की बात होगी और नई चीज़ की भी डिमांड होगी। अब इतना समझ में आया, आगे बढ़ते हैं। अब इन्होंने बताया इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर या आर्थिक आधार। अब ये क्या है, आर्थिक आधार, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर। देखो ये दो चीज़ें दर्शाते हैं कि ये यहीं से ही सोसाइटी में चेंज होना चालू हो जाता है। इकोनॉमिक आधार ही तो है जो करंट सोसाइटी में है, ठीक है, जिसके पास कैपिटल होगा, पूंजीवाद, उसमें तो उसमें क्या होगा, सर्टेन जो हमारे फोर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन, इसकी वजह से सर्टेन इसमें, ठीक है, क्या होगा, सर्टेन चेंजेस आने लगेंगे। तो यही एक मतलब जो फोर्स ऑफ प्रोडक्शन और रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन है, यही हमारी सोसाइटी का क्या मतलब एक आर्थिक हमारी एक फाउंडेशन है, ठीक है, क्या है, फाउंडेशन। फोर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड रिलेशनशिप ऑफ प्रोडक्शन हमारे फाउंडेशन, और जिसके पास इकोनॉमिक है, ठीक है, वही इनका अधिकार रखता है, ठीक है, मेजरली। अब इन दोनों की चीज़ में जो कॉम्प्रोमाइजेज हैं, जो कंप्राइजेस करता है, कि जैसे कि मैं बात करूं, वो फोर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड रिलेशनशिप ऑफ प्रोडक्शन, इन दोनों की बात करता है, ठीक है। अब
यही हमारा फाउंडेशन होता है किसका, एक सोसाइटी का, ठीक है। और यही हमारे समाज के संस्थाएं विचार इसी पर आधारित होती है, इन दोनों चीज़ों पे। अभी हम डिस्कस करेंगे कि कैसे। देखो, जो हमारा इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो हमारा बेस है, ठीक है, वो क्या होगा, वो ऐसे होगा, ये बताएगा कि हमारा जो गुड्स है, यानी जो हमारा कोई प्रोडक्ट है, वो कैसे बन रहा है इकोनॉमी में, इकोनॉमी की वजह से। मतलब पहली चीज़ वो बताएगा कि प्रोडक्ट है जो प्रोडक्ट है वो कैसे बन रहा है या कैसे प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, प्रोडक्ट जो है कैसे प्रोड्यूस हो रहा है। दूसरी चीज़, उस जो प्रोडक्ट है वो कंट्रोल कैसे है, और उसको मतलब जो प्रोडक्ट है, ये जो प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट को कौन कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। यही दो चीज़ें तो हैं इकोनॉमिक आधार पर जो हम देखेंगे। तो मतलब, तो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन में अगर मैं आपको बताऊं कि अगर जिस पे लैंड, लेबर, कैपिटल होगा, तो वो क्या होगा, वो आपका होगा इकोनॉमिक आधार पे। फिर रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन की मैं बात करूं, तो रिलेशन मैन मैन का होगा और मैन उसके उसके साथ होगा, ठीक है। मतलब ओनर वर्सेस लेबर के बीच में, वर्कर के बीच में जो है रिलेशन होगा। अब यही चीज़ अगर मैं आपको बताऊं किसमें, सोशल स्ट्रक्चर में, सामाजिक आर्थिक संरचना में, ठीक है। अब देखना, ये जो है ना इकोनॉमिक, आपका इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, या बेस बोल लो आप इसको, प्लस सोशल सुपर स्ट्रक्चर, इन दोनों में आपस में संबंध है। वो मैं कैसे, पहले उससे पहले आप सोशल सुपर स्ट्रक्चर को समझो। ये ऐसे बताते हैं कि जो सोशल सुपर स्ट्रक्चर है, एक लिमिट के बाद ना, वो ये बताते हैं कि जो हमारा सोशल सुपर स्ट्रक्चर है वो इकोनॉमिक की वजह से ही ग्रो करता है। वो ग्रो कैसे करता है कि एक एवरीथिंग, मतलब इकोनॉमी के बाद जो टॉप लेवल की चीज़ें होती हैं, जैसे गवर्नमेंट हो गया, पॉलिटिक्स हो गई, लॉज हो गए, तो वो कौन फ्रेम करता है, वो फ्रेम होते हैं किसके लिए, वो कैपिटलिस्ट के लिए फ्रेम होते हैं। उन्हीं का कैपिटलिस्ट को ही प्रमोट करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे उसको ऐसे लोग कि कोई कैपिटलिस्ट है, जैसे स्कूल है, तो स्कूल में टीचर पढ़ा रहा है बच्चों के लिए, अब क्या कर रहा है, वो एक लेबर तैयार कर रहा है, एक वर्कर तैयार कर रहा है कि भाई आएगा, कोडिंग वोडिंग सीखेगा और मतलब चैट जीपीटी जैसी कंपनी में काम करेगा उसके ओनर के लिए, ठीक। तो ये क्या हो गया, कहीं ना कहीं पूंजीवाद को ही तो सपोर्ट कर रहे हो आप। दूसरा, जो लॉज बनते हैं वो क्या संभाल रहे हैं, प्राइवेट प्रॉपर्टी संभाल रहे हैं। एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी किस चीज़ किन की होती है, मेनली कैपिटलिज्म की, जो बड़े बड़े बहुत बड़े बड़े ले लेते हैं, हम नहीं कि जो वही 150, मतलब 1,500 स्क्वायर फीट ले लिया, या फिर आपने कुछ गज में मकान ले लिया, वो सब नहीं, बड़े बड़े जो होते हैं। तो लॉस किसके लिए, प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो इकोनॉमी के ऊपर जो चीज़ है वो सुपर स्ट्रक्चर। अब यही चीज़ क्या है, सोसाइटी को क्या कर रहा है, आपकी सोसाइटी को क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है, और सोसाइटी में सर्टेन रिलेशन बना है। अब कैसे, इसमें शामिल है कानून, राज्य, संस्कृति, धर्म, परिवार, शिक्षा, राजनीतिक आदि। ये आर्थिक आधार में प्रभावित होते हैं। जब आधार बदलता है, अधिसंरचना भी बदल जाती है। मतलब जो चेंजेस एट द इकोनॉमिक बेस चेंजेस ऑल्सो फंक्शन टू सपोर्ट एंड स्टेबलाइज द इकोनॉमिक स्ट्रक्चर। तो ये क्या होता है कि आपका जो ये इस तरीके से फंक्शन करता है कि जो आपका इकोनॉमिक स्ट्रक्चर भी है उसको स्टेबलाइज कर देगा, ठीक है। अब वो कैसे करेगा, थ्रू सोशल सुपर स्ट्रक्चर की वजह से, क्योंकि ये कहीं ना कहीं जो है वो सपोर्ट जो है, जो सपोर्ट जो है वो किसको कर रहा है, सोशल सुपर स्ट्रक्चर को कर रहा है। आया इतना समझ में, आगे बढ़ते हैं। फिर मोड ऑफ प्रोडक्शन मैंने आपको बता ही दिया। मोड ऑफ प्रोडक्शन में कैसे है कि इकोनॉमिक बेस है और सोशल सुपर स्ट्रक्चर है। इकोनॉमिक बेस मैंने आपको समझाई थी। इकोनॉमिक सुपर बेस होता है कि जहाँ पे आप देखते हो कि जो भी प्रोडक्ट बन रहा है उसको वो कैसे प्रोड्यूस हो रहा है, उसको कौन कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। वो चीज़ आपको पता लग जाती है, मतलब मीन्स ऑफ प्रोडक्शन पता लग जाता है, जिसमें लैंड, लेबर, लैंड हो गया, टूल्स हो गए, मशीनरीज हो गई, वो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन में आ गया। मतलब कि कैसे वो हो रहा है। अब रिलेशन ऑफ प्रोडक्ट मतलब रिलेशन बिटवीन द ओनर एंड द वर्कर, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल एक फैक्ट्री, कैपिटलिज्म है, तो फैक्ट्री में क्या होगा, रिलेशनशिप ऑफ प्रोडक्ट होगा, मतलब वर्करीज होंगे जिनके पास प्रोडक्ट होगा, और जिसके पास नहीं होगा वो क्या होगा, प्रोलेटेरिएट, वो ओनर नहीं होंगे। आगे बढ़ते हैं। अब इनके कॉन्ट्रडिक्शंस हैं इन प्रोडक्शन में। जैसे कहते हैं कि उत्पादन में विरोधाभास है। इन कैपिटल प्रोडक्ट इज कलेक्टिव एंड बट कंट्रोल्ड इन प्राइवेट, but control is private, owned by capitalists, and contradiction create class conflicts leading eventual to social transformations। हिंदी में भी पढ़ देता हूँ, सॉरी। फिर एक और इंग्लिश में, conflict is driving force of the historical change। देखो कितना सही बताया उन्होंने। पूंजीवाद में उत्पादन सामूहिक है पर नियंत्रण निजी हाथों में है। यह विरोध वर्ग संघर्ष, क्लास कॉन्फ्लिक्ट को जन्म देता है। यही संघर्ष इतिहास को आगे बढ़ाता है और परिवर्तन लाता है, ठीक है। कैसे, देखो कॉन्ट्रडिक्शन कैसे है। कॉन्ट्रडिक्शन ऐसे है कि भाई जो वर्कर है वो वर्कर क्या कर रहा है, वो वर्कर प्रोड्यूस कर रहा है, यही तो देखा हमने, प्रोड्यूस कर रहा है किसी प्रोडक्ट को, ठीक है।
और करवा कौन रहा है? कैपिटलिस्ट। एक पूंजीवाद, एक ओनर ही तो करवा रहा है। तो लेकिन इस प्रोडक्ट पे ये इससे काम करा रहा है, ये प्रोड्यूस कर रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है। क्या इस वर्कर का इस पे प्रोडक्ट पे अधिकार होगा? बिल्कुल नहीं होगा, बिकॉज ही इज नॉट द ओनर। वो सिर्फ उसने अपनी स्किल सेल करी है कैपिटल को, ताकि वो प्रोड्यूस करके ये प्रोडक्ट बना सके। अल्टीमेट में इसका ओनर कौन है? यही तो इसका ओनर है ना, जो कैपिटलिस्ट है। तो इसमें ही कॉन्फ्लिक्ट है। अब इन दोनों के बीच में जो वर्कर है और कैपिटलिस्ट है, तो इसमें क्या डेवलप हुआ? क्लास डेवलप हुई। ये भाई अमीर आदमी प्रॉफिट में कमा रहा है, ये सिर्फ एक सैलरी पे जी रहा है, तो क्लास हुआ। अब जब इन दोनों क्लास में कॉन्फ्लिक्ट उत्पन्न होगा, ठीक है, वही क्लास कॉन्फ्लिक्ट कहलाएगा। और यही सोशल ट्रांसफॉर्मेशन लेके आएगा, समाज में चेंज लेके आएगा। और यही इसका क्या है, जो ये कॉन्फ्लिक्ट है ना, यही एक ड्राइविंग फोर्स है समाज में चेंज का। समझ में आया था ना? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब कुछ क्रिटिसिज्म हुए हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म के, जो कि कार्ल पॉपर ने दिया कि इकोनॉमिक रिडक्शनिस्ट है, मतलब आर्थिक संकीर्णन है, केवल आर्थिक कारणों पर अधिक जोर दिया है, विचारों की अपेक्षा, मतलब आइडियाज को नेग्लेक्ट ही कर दिया। बहुत ही ज़्यादा मतलब संघर्ष पर अधिक बल दे दिया, ओवर एम्फेसिस ऑन कॉन्फ्लिक्ट पे करा। सोर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है, संघर्ष का कारण के अनुसार डेरेंडॉफ के अनुसार संघर्ष केवल अर्थव्यवस्था नहीं बल्कि प्राधिकरण संरचना, अथॉरिटेटिव स्ट्रक्चर भी उत्पन्न करता है। अथॉरिटी भी तो आएगी ना भाई इन लोगों में, जो ओनर्स हैं, ये ऐसे करना है, इसको करना है, तो वो सारी चीज़ अथॉरिटेटिव स्ट्रक्चर भी है। ठीक है, माइक्रो लेवल रियलिटी है, सूक्ष्म स्तर की उपेक्षा है। तो ये सारे इसके क्या क्रिटिसिज्म, ऑल्दो ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इससे पहले जो मैंने समझाया वो आपकी यूजीसी नेट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद मैं इसकी एक रैपिड में एक और ले लूँगा, जिसमें आपको तीनों क्लासिकल थिंकर में पूरे पढ़ा दूंगा, तो उसको आप देख लेना। ठीक है, फिर मोड ऑफ प्रोडक्शन मैंने आपको बता ही दिया, ये कार्ल मार्क्स ने टर्म यूज़ करा है। ठीक है, सोशल फॉर्मेशन ऑफ सोसाइटी। ठीक है, किसको? जैसे सामाजिक संरचना समाज के लिए प्रयोग किया जाता है। द टर्म यूज बाय कार्ल मार्क्स फॉर अ पर्टिकुलर सोशल फॉर्मेशन ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी इज डिफाइंड बाय टर्म बाय स्पेसिफिक फोर्स ऑफ प्रोडक्शन, रिलेशनशिप प्रोडक्शन इन मटेरियलिस्टिक कॉन्टेक्स्ट। मतलब यह किसी विशेष समाज में उत्पादन की शक्तियाँ, फोर्स ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन के संबंध के आधार पर परिभाषित किया जाता है। मोड ऑफ प्रोडक्शन मतलब फोर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड रिलेशनशिप ऑफ प्रोडक्शन, ये दो एक ऐसी चीज़ हैं जिसके आधार पर मोड ऑफ प्रोडक्शन करा जाता है, जो मैंने आपको ऊपर बताया। अब इसमें क्या है, मार्क्स ने डिवाइड करी 6 स्टेजेस में मोड ऑफ प्रोडक्शन, जो कि हम 4 प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं, लेकिन मैं फिर आपको एक बार बता दूंगा। ठीक है, यहीं पे। ठीक है, वो हम देख लेते हैं। फिर ईच न्यू मोड रिप्लेस अनदर इंटरनल कॉन्ट्रडिक्शन, वीकनेस एंड क्लास स्ट्रक्चर ऑफन थ्रू अ रिवोल्यूशन। आउट ऑफ द 6, 4 आर हिस्टोरिकल एंड 2 आर फ्यूचरिस्टिक। तो हमने 4 जो हिस्टोरिकल वाली थी, 4 जो हमारी पुरानी वाली 4 ऐतिहासिक क्रांति थी, उनको हमने देख लिया था, और 2 भविष्य वाली थी, उनको हम आज देख लेंगे, बट हम रिवाइज सारा कर लेंगे। ठीक है, तो मैं आपको 6 बता देता हूँ। 6 कौन कौन सी हैं, देखो। पहली तो हो गई आपकी कौन सी? पहली हो गई आपकी प्रिमिटिव कम्युनिज्म, यानी प्रारंभिक साम्यवाद। ठीक है, प्रिमिटिव कम्युनिज्म। ठीक है, दूसरा हो गया आपका एंशियंट, प्राचीन, जो प्राचीन में दास वाला सिस्टम था। तीसरा हो गया फ्यूडल वाला, फ्यूडल को आप कहते हो सामंतवाद। ठीक है, फिर चौथा हो गया आपका पूंजीवाद, कैपिटलिज्म। और फिर आपके 2 जो आते हैं ये भविष्य के हैं, फ्यूचरिस्टिक, जिसमें एक तो हो गया आपका, एक हो गया फ्यूचरिस्टिक में साम्यवाद, सोशलिज्म, एंड दूसरा हो गया आपका एडवांस कम्युनिज्म। ठीक है, ये साम्यवाद। तो ये हो गया आपका उन्नत साम्यवाद। अब देखो, जो प्रिमिटिव सोसाइटी थी, जो हमारी प्रारंभिक समाज था हमारा, उसमें कैसा था सोसाइटी? एडवांस, मतलब सब इक्वल थे, बराबर थे, किसी में कोई डेवलपमेंट नहीं था, ऐसा सब इक्वली थे। ठीक है, सोसाइटी काफ़ी कलेक्टिव कॉन्शियस थी। फिर एंशियंट की बात करें तो एंशियंट में कैसा हो रहा था? प्राचीन टाइम में क्या हुआ? स्किल डेवलप कर ली, एग्रीकल्चर कर लिया और स्लेव बन गए। ठीक है, तो स्लेव और मतलब दास बन गए, किसी एक लैंड पे एग्रीकल्चर पे अपने स्किल डेवलप कर लिया, कुछ लोग इस पे स्लेव बन गए। फिर फ्यूडल में किसी के पास ज़मीन इकट्ठा हुई, कुछ फिर इसमें दास बन गए, जो ज़मीन पे आप काम करते थे। पूंजीवाद में क्या हुआ? तो ये बुर्गरीज और प्रोलिटेरिएट हो गए, मतलब एक ओनर हो गया, एक वर्कर हो गया। ठीक है, अब इनमें क्या हुआ? मटेरियलिस्टिक चेंज ही तो आए, मटेरियल कंडीशन के चेंजेस आए, फोर्स ऑफ प्रोडक्शन में चेंजेस आए। ठीक है, तो उसके ऐसे रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन में चेंजेस आया, उससे क्या हुआ? समाज में मटेरियलिस्टिक कंडीशन चेंज हुई और यहाँ तक आएगा। अब इन सब में कॉन्फ्लिक्ट होने लगे, कॉन्फ्लिक्ट आया तो फिर
जो क्या करा वर्कर ने, कॉन्फ्लिक्ट करा, कॉन्फ्लिक्ट हुआ, वर्कर ने रिवोल्ट करा, उस रिवोल्यूशन से क्या हुआ, सोशलिज्म में आए। और सोशलिज्म में ये होता है कि कोई स्टेट नहीं होता, कोई कुछ नहीं होता, सब प्राइवेट प्रॉपर्टी सब हट जाती है, सब जो होता है नो पब्लिक का होता है। तो मतलब इक्वालिटी आ गई, ठीक है, इक्वालिटी आ गई। अब वो किस वजह, तो उसी के बाद फिर क्या आता है, फिर एडवांस कम्युनिज्म आता है, उन्नत साम्यवाद आता है, जो पहले वाली कंडीशन हमारी फिर से आ जाती है। बट अकॉर्डिंग टू करंट सिचुएशन मार्क्स की ये दो चीज़ें जो है फेल हो गई, पीपल ने ऐसा कोई रिवॉर्ड नहीं करा। तो अब आगे देखोगे कि कई सारे थिंकर्स ने इनको ऐसी चीज़ पर क्रिटिसाइज करा। ये चार कंडीशंस तो वैलिड हैं, बट ये दो कंडीशंस वैलिड और फिट बैठती नहीं है हमारे करंट सिनेरियो में, क्योंकि ऐसा कभी हुआ ही नहीं और पॉसिबिलिटी भी नहीं है, ये नहीं होगा, क्योंकि कैपिटलिज्म को बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्या हो रहा है, उसकी वजह से डेवलपमेंट हो रहा है, पीपल इन्वॉल्व है, पीपल का घर चीज़ें चल रहा है, ठीक है। अब वो कॉन्शियस होंगी तब चीज़ें होंगी, वही चीज़ें हैं यहाँ पे प्रिमिटिव कम्युनिज्म जो मैंने आपको बताया है, प्रारंभिक साम्यवाद, एंशियंट स्लेव मोड, प्राचीन दास व्यवस्था, फ्यूडलिज्म, सामंतवाद, ठीक है, पूंजी कैपिटलिज्म, फिर कैपिटलिज्म मैंने आपको बता ही दिया था। भविष्य के चार चरण, भविष्य चरण फ्यूचरिस्टिक स्टेज, जिसमें सोशलिज्म संक्रमणकालीन, ठीक है, अवस्था है। फिर सोशलिज्म आ गया, ट्रांजिशन फेज बिटवीन कैपिटलिज्म कम्युनिज्म, फिर एडवांस कम्युनिज्म, ये भी मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है, वही चीज़ है। तो फाइनल स्टेज ऑफ सोशलिज्म, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन कलेक्टिवली ओन्ड, सबके पास होगी, कोई क्लास नहीं होगी, कोई स्टेट नहीं होगी, कोई एक्सप्लोटेशन नहीं होगा, ऑल आर इक्वल और सबकी नीड्स फुलफिल हो जाएंगी, क्रिएटिविटी और ये सब रहेगा, ठीक है। अब यहाँ तक आप समझ गए। अब इसमें एक कॉन्सेप्ट होता है मार्क्स का गतिशील समाज मॉडल, यानी मार्क्स डायनामिक मॉडल ऑफ सोसाइटी, जिसके अंदर क्या होता है, सोसाइटी के अंदर चेंजेस होते हैं, फोर्स एंड रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन ड्यू टू चेंजिंग मटेरियल कंडीशन, ये हम कई बार देख चुके हैं। जो भी समाज में मतलब क्या होगा, उत्पादन शक्तियों संबंध में निरंतर परिवर्तन होता है। अब वो कैसे होगा, वो ऐसे होगा कि कोई भी अगर मटेरियलिस्टिक कंडीशंस में चेंज आएंगे, उसकी वजह से सोसाइटी में चेंज आएगा, और फिर वहाँ पे क्या होगा, क्लास स्ट्रगल होगी, जैसे वर्कर और ओनर के बीच, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, ऑन गोइंग क्लास स्ट्रगल अप टू कैपिटलिज्म। फिर सोशलिज्म आएगा और कम्युनिज्म आएगा, वही बात हो गई जो मैंने अभी आपको बताया था। वो कैसे कि जो आपका इसका मनुष्य प्रकृति के बीच निरंतर संघर्ष था, साम्यवाद को समाप्त होगा। मतलब क्या चीज़ समाप्त हो जाएगी, आपकी साम्यवाद, ठीक है। प्रत्येक चरण का विरोधाभास कॉन्ट्रडिक्शन अगले चरण में समाधान या रिजोल्यूशन पाता है। अब कैसे, ईच स्टेज रिजॉल्व द कॉन्ट्रडिक्शंस ऑफ प्रीवियस वन एंड थ्रू डायलेक्टिक प्रोसेस इवेंचुअली मैन ट्रू सेल्फ विल बी फुली रियलाइज्ड एंड इंटीग्रेटेड। मतलब इसमें वही चीज़ हो गई कि भाई अगर कॉन्फ्लिक्ट आया, रिवोल्यूशन होगा, सोशलिज्म की कंडीशन आएगी और फिर एडवांस कम्युनिज्म आएगा, जो फ्यूचरिस्टिक वाली स्टेजेस है। तो डायनेमिक ऐसे ही है, मतलब ये निरंतर चीज़ ऐसे ऐसे चलती रहेगी, जो ये 4-6 स्टेजेस है, ऐसा मार्क्स का कहना था। फिर मार्क्स के कुछ क्रिटिसिज्म भी थे कि जैसे कम्युनिस्ट यूटोपिया, भविष्य का साम्यवादी समाज, कम्युनिस्ट यूटोपिया कभी नहीं आया, मतलब एक ऐसी सोसाइटी जो परफेक्ट सोसाइटी है वो कभी नहीं आई। तो ये कॉन्सेप्ट इनका जो था क्रिटिसाइज करा गया। एस्थेटिक मोड ऑफ प्रोडक्शन, जैसी कुछ व्यवस्थाएं मार्क्स के सामान सिद्धांत से मेल ही नहीं खाती, मतलब वो वहाँ पे चीज़ें फिट ही नहीं बैठती, जैसी एशियाटिक मोड ऑफ प्रोडक्शन वाला। फिर ऐसे ही और भी थी, रिडक्शन इज नेग्लेक्ट ऑफ फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव, इग्नोर द रोल ऑफ पैट्रियार्की इन द डेवलपमेंट ऑफ कैपिटलिज्म, पैट्रियार्की की जो चीज़ थी वही बिल्कुल इग्नोर करती गई। फिर यूटोपियन बायसनेस कि भाई हाँ सोसाइटी होगी, परफेक्ट होगी, जहाँ सभी इक्वल होंगे, सबको सब कुछ मिलेगा। तो ये सारे क्या थे, मार्क्स के क्रिटिसिज्म थे। तो आपको ये कौन सा समझ में आ गया होगा, मोड ऑफ प्रोडक्शन एंड हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म और डायलेक्टिक मटेरियलिज्म, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है, उसी का ही क्रिटिसिज्म। अब मार्क्स ने इंडिविजुअल की बात करी। मार्क्स ने कहा कि भाई ह्यूमन नेचर एंड डिससेटिस्फाइड, अकॉर्डिंग टू मार्क्स मैन इज अ परपेचुअल डिससेटिस्फाइड, वंस हिज एग्जिस्टेंस नीड्स एंड फुलफिल्ड ही क्रिएट्स न्यू नीड्स। मतलब मनुष्य सदा असंतुष्ट है, ठीक है, उसकी एक नीड पूरी होगी तो वो दूसरे पर चला जाएगा। तो मार्क्स ने ये बोला, ये बहुत ही सही बात है। और वो उनकी जो कांस्टेंट ड्राइव टू क्रिएट एंड फुलफिल नीड इज अ साइन ऑफ मैन्स क्रिएटिव नेचर, मतलब जबकि उसकी एक आवश्यकता पूरी होती है तो वह नई आवश्यकता को उत्पन्न करता है, यह उसकी रचनात्मक प्रकृति क्रिएटिव नेचर का प्रमाण है। परंतु मार्क्स का मानना है कि व्यक्ति का विकास समाज की संरचना स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी द्वारा नियंत्रित होता है, वह उसका उपज है। मतलब हाउएवर मार्क्स एम्फसाइज द इंडिविजुअल इज शेप्ड एंड कॉन्स्टेंट बाय द स्ट्रक्चर ऑफ द सोसाइटी। मतलब कहीं ना कहीं इमाल डरकहाइम भी यही कह रहे थे, जो हमने अपने इमाल डरकहाइम वाले लेक्चर में देखा था कि सोसाइटी जो है वो प्रेरित कर रही है सुसाइड करने के लिए, सोसाइटी का इन्फ्लुएंस की वजह से ही क्या हो रहा है, सोसाइटी में चेंजेस आ रहे हैं, सॉरी इंडिविजुअल में चेंजेस आ रहे हैं, और इंडिविजुअल क्या कर रहा है, वो चीज़ कर ले रहा है। तो कार्ल मार्क्स में कहीं ना कहीं यही कह रहे हैं कि मार्क्स एम्फसाइज दैट इंडिविजुअल इज शेप्ड एंड कॉन्स्टेंट बाय द स्ट्रक्चर ऑफ द सोसाइटी। तो इस सोसाइटी के स्ट्रक्चर की वजह से ही इंडिविजुअल में क्या है, चेंजेस आ रहे हैं। अब इन्फ्लुएंस ऑफ सोसाइटी ऑन इंडिविजुअल, भैया व्यक्ति पर समाज का क्या प्रभाव पड़ता है। तो स्ट्रक्चर ऑफ प्रोडक्शन डिटरमाइंस ह्यूमन थॉट्स एंड कॉन्शियसनेस, जैसा स्ट्रक्चर होगा और प्रोडक्शन का वैसे ही उनके
ह्यूमन थॉट्स और कॉन्शियसनेस होंगी। अ पर्सन कॉन्शियसनेस डिपेंड ऑन देयर पोजीशन इन द प्रोडक्शन प्रोसेस इन द फोर्स ऑफ एंड रिलेशंस ऑफ प्रोडक्ट इन्फ्लुएंस हाउ पीपल थिंक एंड एक्ट। मटेरियल कंडीशन शेप्स आइडियाज नॉट द अदर वे ऑफ अराउंड। अब देखो जैसा स्ट्रक्चर ऑफ प्रोडक्शन होगा, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक फैक्ट्री की बात करूँ तो उस फैक्ट्री में क्या होगा, एक तो सीनियर मैनेजमेंट होगा, ठीक है, इसको और ऐसे समझते हैं बहुत सिंपल वे में कि एक तो फैक्ट्री, एक तो ओनर्स होंगे जिनने कैपिटल लगाई होगी, ठीक है, कुछ सीनियर मैनेजमेंट होगा ऊपर और कुछ होंगे नीचे तबके के जो वर्कर होंगे, ठीक है। अब ये वर्कर क्या कर रहे हैं, ये एक प्रोडक्ट को बना दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पे क्लास सेग्रीगेट होगा, ये इनको मैनेज कर रहे होंगे, फिर ओनर जो है इन सबसे काम करा रहा होगा, तो ये क्या हुआ, क्लास का सेग्रीगेशन हुआ ना अलग अलग लेवल पे। अब यही सेग्रीगेशन क्या होगा, उसी हिसाब से इनकी सोच को भी दर्शाएगा कि इनकी सोच अलग होगी, इनकी अलग होगी, इनकी अलग होगी। तो वही सोच जो है पोजीशन इन द प्रोडक्शन प्रोसेस एंड इनके आपस में रिलेशन, तो उससे क्या होगा, मतलब इनके आपस में जो रिलेशंस होंगे ना, तो उससे क्या होगा, इन सबकी सोचें बिल्कुल डिफरेंट, जैसे ही मतलब पोजीशन बनेंगे उस तरीके का थिंक करेंगे, उस तरह की चीज़ें सोचेंगे, ठीक है, और उसी तरीके के क्या करेंगे, एक्ट भी करेंगे। तो इससे क्या देखने को मिल रहा है कि मटेरियलिस्टिक कंडीशन जिसकी जैसी है वो वैसा सोच रहा है और वो वैसा काम कर रहा है, ठीक है। इतना समझ में आया। तो इस तरीके से क्या होता है, किसी भी प्रोडक्शन स्ट्रक्चर होगा, प्रोडक्ट स्ट्रक्चर ऑफ किसी प्रोडक्शन का, उसकी वजह से ह्यूमन के थॉट्स और उनकी कॉन्शियसनेस दोनों डिपेंड करती है। ये जो है कार्ल मार्क्स कहना चाह रहे थे। फिर कार्ल मार्क्स का एक अलग कॉन्सेप्ट आता है, कॉन्सेप्ट ऑफ बीइंग, ठीक है। अब इसमें कार्ल मार्क्स भाई साहब कहते हैं कि ह्यूमंस के जो ह्यूमन का नेचर है ना, वो दो एक्सपेक्ट में ह्यूमन का नेचर हम देख सकते हैं। एक तो बीइंग, ठीक है, जैसे अस्तित्व की अवधारणा कहते हैं, एक सोशल बीइंग, समाज के जैसे अस्तित्व या बीइंग या फिर सामाजिक अस्तित्व, सोशल बीइंग, ठीक है। इसमें कार्ल मार्क्स कहते हैं कि जो बीइंग है, जो मतलब मैं हूँ, ठीक है, अब उसमें क्या है, वो परमानेंट क्रिएटिव है, वो खुद के लिए जो उसे पसंद होता है वो करता है, और वो ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, वो अपनी क्रिएटिविटी पे बहुत ज़्यादा काम करता है। मैन इज इनहेरिटेंटली क्रिएटिव एंड एक्सप्रेसिव, ही सीक्स टू प्रोड्यूस एंड शेप द वर्ल्ड अराउंड हिम। और उसी अकॉर्डिंग से क्या करते हैं, मनुष्य क्या करता है, जो समाज उसकी रचनात्मक की सीमित करता है, और जो व्यक्ति की एलियनेशन है उसको अनुभव करता है, नहीं ये है। मनुष्य स्वभाव से ही रचनात्मक है, वह वस्तुएं बनाकर अपने सृजनात्मक को व्यक्त करता है, अपनी चीज़ें अलग अलग चीज़ों को प्रोडक्ट जो भी प्रोड्यूस करता है उससे रचनात्मकता को, क्रिएटिविटी को दर्शाता है। बट समाज के प्रेशर की वजह से वो सोशल बीइंग बन जाता है, चेंज उनका एस्पेक्ट ही चेंज हो जाता है कि सोशल बीइंग, जैसे कि भाई इसकी क्रिएटिविटी है, उसे कमाना है, तो वो कहाँ जा रहा है, वर्कर है, काम कर रहा है फैक्ट्री में, लेकिन उसकी जो क्रिएटिविटी है वो तो मर गई, वो सोशल प्रेशर में आके वो कर रहा है। जैसे मानो कि उसका किसी और चीज़ में इंटरेस्ट है, ठीक है, लेकिन उसको वो नहीं करना है, लेकिन समाज के प्रेशर की वजह से वो चीज़ कर रहा है। जैसे कि यहाँ पे हम बहुत ही बढ़िया देखते हैं कि जो यह मनुष्य सामाजिक रूप से निर्धारित सोशली डिटरमाइंड हिस्से का दर्शाता है, उसे सामाजिक स्थान और कार्य ऑक्यूपेशन पर निर्भर करता है। वर्तमान समाज में व्यक्ति को उसके सामाजिक अस्तित्व सोशल बीइंग से पहचाना जाता है, ना कि उसके अस्तित्व से। अतः व्यक्ति की चेतना उसके सामाजिक अस्तित्व से निर्धारित होती है, ठीक है। अब इसमें क्या है, देखो सोशली जो ह्यूमन बीइंग डिटरमाइंड होता है वो उसके काम से होता है, ना कि उसकी खुद की वजह से। तो जैसे कोई XYZ है, वो वर्कर का काम कर रहा है, उसको वेजेस चाहिए, उसने अपनी स्किल सेल करी, तो फलाना आदमी वहाँ काम कर रहा है, ठीक है, तो वो उसकी सोशल बीइंग की वजह से जाना जाएगा, उसके कार्य की वजह से जाना जाएगा, ना कि उसकी क्रिएटिविटी वजह से, ठीक है। तो यही ये बताया गया है सोशल बीइंग में। फिर आगे बढ़ते हैं। फिर आगे हमारा जो कॉन्सेप्ट आता है, नेचर ऑफ सोशल बीइंग डिफरेंट फ्रॉम द सोसाइटी। अब कैपिटलिस्ट, हाँ, अब जो सोशल बीइंग है या बीइंग है वो सोसाइटी के हिसाब से चेंज होता है। जैसे कैपिटलिस्टिक सोसाइटी होगी, जो पूंजीवाद समाज होगा, तो उसमें सेल्फिश एंड कॉम्पिटिटिव होगा। कैसे होगा, जैसे वर्कर है, ठीक है, अब इन दोनों के बीच में क्या कंपटीशन भी होगा, और क्या होगा, सेल्फिश भी होंगे एक दूसरे के, कि भाई अगर मेरा फायदा हो रहा है तो वो अपना कर लेगा, इसको नहीं बताएगा, ठीक है। इन दोनों के पीछे कंपटीशन भी, कौन आगे निकलेगा। लेकिन कम्युनिस्ट सोसाइटी में क्या होगा, सब इक्वल होंगे, कोऑपरेटिव होंगे और कलेक्टिव होंगे। तो इसलिए कम्युनिस्ट की विचारधारा में ये करा जाता है, बट वो प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेड नहीं है, और चूंकि पूंजीवाद समाज है इस टाइम, ठीक है। बट ऐसा रेवोल्यूशन होगा, कम सोशलिज्म आएगा, कम्युनिज्म आएगा, बट ऐसा हुआ नहीं कभी, एज अ प्रैक्टिकल अप्रोच जो कि कार्ल मार्क्स बोलते थे, ठीक है। कुल मिला के तो समरी में हम ये कह सकते हैं, जो हमारी समरी है उसमें ये बोल सकते हैं, कार्ल मार्क्स मैन को बहुत क्रिएटिव एंड सोशल मानते थे। अंडर कैपिटलिज्म सोशल स्ट्रक्चर सरपास मैन क्रिएटिव, समाज में जो है कैपिटलिज्म की वजह से जो इंडिविजुअल बीइंग है ना, ठीक है, वो खुद है ना, उसकी क्रिएटिविटी कहीं ना कहीं मर चुकी है। वो डेली ऑफिस जाता है, 9 बजे से 5 बजे 6 बजे तक जो भी अपना काम करता है किसी और के लिए, कैपिटलिस्ट के लिए, और डेली यही रूटीन चलता रहता है। तो उससे क्या होता है, वो एलियनेट हो जाता है अपने काम से, ठीक है, वो सेल्फ खो देता है, सिर्फ सेल्फ क्या रह जाता है, सोशल भी रह जाता है। और ये जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर वो डेली 9 से 5 की जॉब कर रहा है, तो वो क्या होगा, एक प्रॉपर डेली एक ही रूटीन कर रहा है, तो उससे क्या होगा, वो एलियनेट हो जाएगा, मतलब उससे विमुक्त हो जाएगा, ठीक है।
वही चीज़ है। जैसे आप भी कोई रेगुलर एक एक काम करते रहो तो आप उससे क्या होगा, आप बोर हो जाओगे, तो वही उसे एलिनेशन ही कहते हैं। ठीक है, व्हेन मैंस ट्रू बीइंग्स क्रिएटिव सेल्फ सेपरेटेड फ्रॉम सोशल बीइंग, इकोनॉमिक रोल की वजह से जो सोशल बीइंग है उसकी वजह से जो खुद का एक क्रिएटिव सेल्फ है वहाँ से मतलब अलग थलग हो जाता है, तो उसे एलिनेशन कहते हैं। अब उसको जो ट्रू फ्रीडम और सेल्फ रियलाइजेशन जब होगा तब कम्युनिज्म आ जाएगा, क्योंकि वो उस टाइम के लिए रिवोल्ट करके भाई मेरे को नहीं करना, मैं तो जो चाहता हूँ, मेरे को जो पसंद है मैं वही करूँगा। तो ये इसका सिद्धांत था किसका, कि मैन जो है सोशल बीइंग है, उससे रिप्रेजेंट होता है, ना कि वो बीइंग है, क्योंकि वो अपनी कैपिटलिज्म में क्रिएटिविटी भूल गया, समाज ने उसको वैसी चीज़ें करने को मजबूर कर दिया ड्यू टू इकोनॉमिक बीइंग, इकोनॉमिक की वजह से, आर्थिक की वजह से। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है हमारा एलियनेशन का टॉपिक, ये हम हमारे नेक्स्ट थर्ड लेक्चर में देखेंगे। अगली बार कार्ल मार्क्स भाई साहब हमारे इनका जो इन्होंने कॉन्सेप्ट दिए थे वो सारे खत्म हो जाएंगे। थैंक यू गाइज, हैव अ नाइस डे।